वेलकम बैक। नमस्कार आप सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक के ऊपर तो पूरे कोर्सेज़ हैं। इसी टॉपिक को लेकर बहुत सारे टॉपिक आगे भी क्रिएट हुए हैं जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बौद्धिक अक्षमता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज अ जर्नल लर्निंग डिसेबिलिटी इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड अडेप्टिव बिहेवियर ओरिजिनेटिंग बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स। यानी कि बौद्धिक अक्षमता एक सामान्य सीखने की अक्षमता है, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसमें व्यक्ति की बुद्धि, सोचने समझने की क्षमता और अनुकूली व्यवहार, दैनिक जीवन के कौशल दोनों में ही महत्वपूर्ण कमी होती है। व्यक्ति की बुद्धि, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और कह सकते हैं कि दैनिक जीवन के कौशल यानी कि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग काफ़ी प्रभावित होते हैं इस डिसेबिलिटी के कारण, और यह समस्या 18 वर्ष की आयु से पहले ही प्रारंभ हो जाती है। इट इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम इन टू मेजर एरियाज। दो मेजर एरियाज में यह जो इसकी प्रॉब्लम है इन्वॉल्व करती है मेनली। पहली है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, जिसमें लर्निंग आती है, रीजनिंग आती है, हमारी तर्क लगाते हैं या वितर्क लगाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। जजमेंट या हमारा सीखने का तरीका, वो सब हमारा इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में आता है। सेकंड है अडेप्टिव फंक्शनिंग, जिसमें हम हमारा कम्युनिकेशन किसी के साथ कैसे करते हैं, खुद की केयर कैसे करते हैं, हमारी सोशल स्किल्स क्या है, हमारी इंडिपेंडेंट लिविंग क्या है। कहीं हमारे को छोटी छोटी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए किसी की ज़रूरत तो नहीं, जैसे कि हाइजीन रहना। अब जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इसका पुराना नाम मेंटल रिटार्डेशन था, और अर्लियर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग IQ बिलो 70 वॉज कंसिडर्ड ID, यानी कि जिस भी पर्सन का IQ 70 से कम था उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबल कंसिडर किया जाता था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, क्योंकि ये मस्तिष्क के विकास से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। वन लाइन हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वॉज अर्लियर मिसअंडरस्टूड एज सिन और कर्स बट लेटर रिकॉग्नाइज्ड एज ए साइंटिफिक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन। यानी कि पहले इसे पाप या अभिशाप समझा गया, बाद में वैज्ञानिक दृष्टि से समझा गया कि ये एक हमारे माइंड से जुड़ी हुई अक्षमता है, जिसके कारण हमें हमारी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अब ये मिडिल ईस्ट का टाइम दिया हुआ है यहाँ पर, जिसमें ID वॉज यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वॉज कंसिडर्ड एज सिन, यानी कि पाप, बैड कर्मा, बुरे कर्म, और इवल स्पिरिट्स यानी कि भूत प्रेत से जोड़ा जाता था। कैलिफ AI वालिद, ये पहले पर्सन है, फर्स्ट पर्सन टू एस्टेब्लिश केयर होम्स फॉर पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 17th सेंचुरी में थॉमस विलिस डिस्क्राइब्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एज अ डिजीज विच कैन नॉट बी क्योर्ड। इन्होंने इसे लाइलाज बीमारी बताया था 17th सेंचुरी में। 1905 में एल्फ्रेड बिनेट ने डेवलप्ड द इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि फर्स्ट IQ टेस्ट की खोज करी थी, पहला बुद्धि प्रशिक्षण विकसित किया था। ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं और वन लाइन हिस्ट्री में मैंने नोट किए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे किसी भी स्पेशल एजुकेशन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी प्रभावी रूप से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंस और सिम्टम्स की अब हम इसके बारे में बात करेंगे। जिस भी पर्सन को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है उसकी डेवलपमेंट में हमेशा डिले होता है। डिले इन सिटिंग, क्रॉलिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। अब क्योंकि ये डिसेबिलिटी हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई है, हमारी जो डेवलपमेंट है उसमें डिले है, और इसका प्रभाव इसके साथ साथ हमारी मोटर डेवलपमेंट में भी पड़ता है, जिसके कारण हमें सिटिंग, बैठने में, रेंगने में, खड़े होने में या चलने में काफ़ी देरी या पोस्चर मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। डिले इन स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, बोलने और भाषा के विकास में भी देरी होती है। कोग्निटिव प्रॉब्लम्स की हम बात करें तो इसमें हमारी पुअर प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं होती है, यानी कि योजना बनाने और समस्या सुलझाने में कठिनाई फेस करनी पड़ती है। स्लो लर्निंग एंड पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही कॉमन है सिम्टम्स में, और किसी भी पर्सन को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी आसानी से नोटिस करने को मिल जाएगी कि उसकी लर्निंग स्लो होती है, उसका एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वह काफ़ी पुअर होता है। अडेप्टिव बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती है। डिफ़िकल्टी इन सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, वह खुद की आत्म देखभाल भी नहीं कर पाते हैं अच्छे से, कुछ कुछ कर भी पाते हैं लेकिन इतना परफेक्टली नहीं कर पाते हैं। वो सब उनकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किसको उसकी डिसेबिलिटी ने कितना प्रभावित किया है। पुअर एडजस्टमेंट इन न्यू सिचुएशंस, यानी कि नई परिस्थितियों में ढलने की समस्या होती है। आप ये हमेशा नोटिस करोगे कि जिस भी पर्सन को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वह किसी भी नई सिचुएशन या नए लोगों के साथ घुलना मिलना, या कह सकते हैं एक प्रकार से एक्सट्रोवर्टनेस ट्राई करना, तो उसमें उसको बहुत ही प्रॉब्लम होगी और उसके लिए काफ़ी हार्ड होगा ये चीज़ को फेस करना। डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस,
इन सब बच्चों को, इन सब पर्सन्स को किसी भी भाषा को समझने में समस्या होगी, किसी के फेशियल एक्सप्रेशन को समझने में प्रॉब्लम होगी। यानी कि मैं अगर किसी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन से बात कर रहा हूँ या उसको कोई भी चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन उसको समझ नहीं आएंगे कि मैं उससे क्या बात कर रहा हूँ, किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, उसको क्या समझाना चाह रहा हूँ। उस पर्सन में बिहेवियरल फीचर्स देखे जाएंगे। बिहेवियर अपीयर्स इमेच्योर और इन्फेंट, यानी कि छोटे बच्चे की तरह प्रतीत करेंगे, चाहे उनकी एज कितनी ही हो, लेकिन वह हमेशा एज बेबी परफॉर्म करेंगे। अब उनकी मानसिकता इतनी विकास नहीं हो पाती है कि वो मेच्योरिटी जैसा या मेच्योरिटी में रहें या मेच्योरिटी जैसा बिहेव करें। एज ए मेच्योर पर्सन कह सकते हैं हम। टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेनली दो प्रकार की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। पहला है सिंड्रोमिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि किसी अनुवंशिक या चिकित्सिक सिंड्रोम से जुड़ी हुई डिसेबिलिटी एसोसिएटेड विद जेनेटिक और मेडिकल सिंड्रोम्स लाइक ड्राइव डाउन सिंड्रोम, जिसको हम ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। और सेकंड है नॉन सिंड्रोमिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि जो कि कह सकते हैं कि अडेप्टिव लिमिटेशन के कारण हमको होगी और बिना किसी सिंड्रोम के, केवल बुद्धि मतलब बौद्धिक व अनुकूली कमी कह सकते हैं जिसको हम। अब हम इसके लेवल्स एंड सपोर्ट नीड्स के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल आईक्यू बेस्ड हैं, और मैंने मेंशन किया है कि किस स्टेज पर क्या आईक्यू रहने वाला है। माइल्ड आईक्यू यानी कि 51 to 69 रिक्वायर्स मिनिमल सपोर्ट, कैन अचीव सेमी इंडिपेंडेंट लिविंग, हल्की सी क्षमता होती है और कम सहायता की आवश्यकता होती है, कुछ चीज़ें इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकते हैं। मॉडरेट आईक्यू 36 to 50, इनको नीड्स रेगुलर सपोर्ट इवन इन सिंपल डेली टास्क, सिंपल डेली टास्क जो बिल्कुल बेसिक होंगे उनमें भी इनको जो सपोर्ट है उनकी ज़रूरत होगी। सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिनका आईक्यू 20 to 35 होगा, रिक्वायर्स एक्सटेंसिव सपोर्ट, पार्शियल सेल्फ केयर पॉसिबल। ऐसे लोगों को तो केयर टेकर जो होते हैं सीवियर और जो प्रोफाउंड होते हैं, ये दो ऐसी कैटेगरी आ जाती है इसमें जिनमें इनको स्पेशली केयर टेकर की जरूरत होती है, जो काफ़ी गंभीर स्तर पर प्रभावित होते हैं और अधिकांश कार्यों में इनको सहायता की ज़रूरत ही होती है, ये खुद कुछ भी नहीं कर पाते। प्रोफाउंड आईक्यू यानी कि जिनका आईक्यू 20 से भी कम है, रिक्वायर्स परवेसिव सपोर्ट एंड फुल टाइम केयर गिवर, अत्यंत गंभीर और पूर्ण देखभाल आवश्यक होता है इनको। प्रेवलेंस की बात करेंगे, 2 से 3%, 2 to 3% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अफेक्टेड। विश्व की लगभग 2 से 3% जनसंख्या प्रभावित है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, किसी में सिम्टम्स कम है, किसी में ज़्यादा है, कोई कम प्रभावित हुआ है तो कोई ज़्यादा प्रभावित हुआ है। मेजर केसेस आर माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड, माइल्ड आईक्यू वाले ज़्यादा मेजोरिटी में केसेस देखे गए हैं, अधिकतर मामले हल्के स्तर के होते हैं। सिंड्रोमिक केसेस 25% है और इनहेरिटेड केसेस यानी कि अनुवंशिक 5% है। कोजेस, कारण क्या है? बिफोर कंसेप्शन यानी कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स होना, डिफेक्टिव जीन्स होना या स्पर्म एबनॉर्मलिटीज़ के कारण भी जो बच्चा है उसमें डिसेबिलिटी को फेस करना पड़ सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या कोजेज रह सकते हैं कि मैटरनल मल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन हो जाना या डिजीज़ का हो जाना, कि पोषण ना हो पाना या कुपोषण हो जाना, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाना, कोई डिजीज़ हो जाना, संक्रमण, या अल्कोहल के यूज़ करने के कारण, ड्रग्स या स्मोकिंग अगर मदर यूज़ करती है, या वोम में जब बच्चा है तो किसी प्रकार का कोई हैवी डोज ऑफ ड्रग्स के कारण इन्फेक्शन हो जाना, एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल के कारण भी, बैड एयर और वाटर के कारण भी। कंजप्शन इनका बहुत ही गलत है कि हम इतने पोल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं कि हमारी खुद की हेल्थ के साथ साथ जो हमारी गर्भावस्था है उसमें भी प्रभावित, यानी बच्चे की हेल्थ के ऊपर असर पड़ रहा है। सोयल पोल्यूशन, प्रदूषण भी कह सकते हैं, पोल्यूशन यानी प्रदूषण। ड्यूरिंग बर्थ बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, बच्चे में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, बर्थ के समय किसी की कोई इंजरी हो जाना, एक्सट्रीम प्री मेच्योरिटी यानी बहुत ही जल्दी बच्चे का प्री मेच्योर रहना, यानी कि आफ्टर बर्थ है मेनिंगाइटिस और एंसीफेलिटिस, ब्रेन इन्फेक्शंस, ये 3 कोजेज भी हो सकती हैं आफ्टर बर्थ। एक्सीडेंट्स एंड अंडर न्यूट्रिशन, बच्चे के जो एट द टाइम ऑफ बर्थ है दिमागी बुखार हो जाना या दुर्घटना हो जाना कोई, या कुपोषण हो जाना। डायग्नोसिस हम इसका कैसे करेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का? आईक्यू टेस्टिंग, आईक्यू के थ्रू, अडेप्टिव बिहेवियर असेसमेंट, उस बच्चे का बिहेवियर असेसमेंट करके, एफएमआरआई टू स्टडी ब्रेन फंक्शनिंग, ये एक मेडिकल टेस्ट है जिसको हम एमआरआई भी कह देते हैं नॉर्मली। फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस, आई थिंक इसकी फुल फॉर्म है। जेनेटिक टेस्टिंग इन सिलेक्टेड केसेस, यानी कि कुछ केसेस में जेनेटिक टेस्टिंग करना कि माता पिता के लक्षण आगे बच्चे में देखे गए हैं, माता पिता को भी कोई डिसेबिलिटी या किसी प्रकार की कोई क्षमता देखी गई है तो वो आगे बच्चे में भी देखी गई है। ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है, स्थायी इलाज नहीं है। अर्ली इंटरवेंशन इम्प्रूव्स फंक्शनिंग, अर्ली इंटरवेंशन से हम अगर जल्दी पता लगा लेंगे और हम उसमें बच्चे में जल्दी इंप्रूवमेंट लाएंगे तो हम उसकी काफ़ी हद तक फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन और फंक्शनल अकेडमिक्स के थ्रू बच्चे की जो डिसेबिलिटी है उसको पहले ही पता लगाना, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़, थेरेपीज़ और कुछ ऐसे
इम्प्रूव लेवल सेशंस प्रोवाइड करके हम बच्चे में बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। स्पीच, ऑक्यूपेशनल एंड फिजियोथेरेपी बच्चे को दे सकते हैं। बिहेवियर उसका मॉडिफाई कर सकते हैं। बच्चे को ग्रुप एक्टिविटीज़ में इंगेज करके उसकी जो सोशल स्किल्स हैं उसको इन्हेंस कर सकते हैं, यानी कि व्यवहार संशोधन व समूह गतिविधियों के थ्रू हम समूह गतिविधियों के थ्रू बच्चे के व्यवहार में संशोधन कर सकते हैं, काफ़ी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अब एज ए स्पेशल एजुकेटर हमारी क्या भूमिका रहेगी, क्या रोल रहेगा? हम इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड जो बच्चा है उसकी हमेशा आईपी बनाएंगे, नॉर्मल बच्चे की भी बनाएंगे अगर हम टारगेट सेट्स कर रहे हैं तो, जिसमें हम उस बच्चे का सब कुछ नोट डाउन करेंगे। फोकस ऑन फंक्शनल एकेडमिक्स एंड डेली लिविंग स्किल्स, बच्चे की फंक्शनल एकेडमिक्स की बच्चा किस प्रकार परफॉर्म कर रहा है अपनी एक्टिविटीज़ में और उसकी डेली लिविंग स्किल्स क्या है, कहाँ कहाँ उसको समस्या आ रही है, वह सब चीज़ें नोट डाउन करना और स्कैफोल्डिंग के थ्रू बच्चे को हेल्प करना। बिहेवियर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, पेरेंट काउंसलिंग एंड गाइडेंस, बच्चे के बिहेवियर को मैनेज करना कुछ स्ट्रेटेजीज़ के थ्रू। पेरेंट काउंसलिंग, बच्चे के माता पिता की भी जो है हम काउंसलिंग करेंगे और गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग, इंक्लूजन यानी कि समावेशन, आईपी तो बनाएंगे, जीवन कौशल सिखाएंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अभिभावक परामर्श और समावेशन। तो ये था हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का सबसे मेन टॉपिक। आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं या आप चाहते हैं कि इस टॉपिक को थोड़ा और एक्सटेंड करके पढ़ाया जाए, तो मैं आपको इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बहुत ही अच्छे से बता सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया या कहाँ पर प्रॉब्लम है। अक्सर ऐसा हो सकता है कि मेरे द्वारा भी पढ़ाए जाने पर कुछ गलती हो जाती है, क्योंकि ये ऑनलाइन सेशन मेरे द्वारा भी पहली बार लिया जा रहा है और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा है। तो हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और कवर करेंगे हमारे कंप्लीट सिलेबस को, जो सारा ही रिलेटेड है स्पेशल एजुकेशन से। थैंक यू।